हेलो फ्रेंड्स। हमने जो है एक्चुअल में लास्ट जो लेक्चर तक था वो हीट का जो प्राइमरी पार्ट है, लाइक हाउ टू मेजर डिफरेंट टेम्परेचर्स या डिफरेंट स्केल्स ऑफ द टेम्परेचर, या फिर हमने कैलोरीमेट्री, उसकी कुछ डेफिनेशंस जो हीट से रिलेटेड थी, ये टॉपिक कंप्लीट किया है। अब जो है हम एक और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं, और वो है हीट ट्रांसफ़र। दोस्तों, ये एक नए चैप्टर की तरह इसको ट्रीट करिए। जो हमारा यूनिट है इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर की तरह हम इसको ये करेंगे, ट्रीट करेंगे, हीट ट्रांसफ़र। तो फ्रेंड्स, हीट ट्रांसफ़र में जो है मेन 3 कैटेगरीज हम पढ़ने वाले हैं। तो हीट ट्रांसफ़र की पहली एक कैटेगरी होगी कंडक्शन, हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। फिर होगी हीट ट्रांसफ़र बाय कन्वेक्शन, है ना फ्रेंड्स। और फिर होगी बाय रेडिएशन। तो देखिए, यहाँ पर कंडक्शन एक मेजर टॉपिक बन के उभरता है, लाइक बहुत सारे उसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं। कन्वेक्शन जो है थोड़ा सा बस थ्योरी है, उसमें ज़्यादा कुछ हमें टेंशन नहीं लेना है। और रेडिएशन एक बड़ा टॉपिक है हमारे लिए। तो यहाँ पे आज का जो हमारा चैप्टर है, या आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हीट ट्रांसफ़र में हम मेनली कंडक्शन की तरफ आज फोकस करेंगे। आज इसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट और कुछ अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बिल्कुल कुछ बेसिक चीज़ें आज आपको पढ़ाऊँगा। और फिर जो है अगले लेक्चर में जो है इसके हम न्यूमेरिकल पार्ट पे आएंगे। इसमें बहुत सारे, हमें कम से कम 6-8 तो भी न्यूमेरिकल ऑनलाइन कवर करने ही है फ्रेंड्स, क्यों, ताकि इसकी एक अच्छी आइडिया, एक बढ़िया आइडिया आपको आ सके। तो लेट अस स्टार्ट विद द कंडक्शन पार्ट। तो हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन, ऐसा मैं इसको एक हेडिंग दे रहा हूँ, आप भी ऐसा ही देंगे, हीट ट्रांसफ़र बाय कंडक्शन। तो फ्रेंड्स, ये है क्या? सबसे पहले जो है हीट ट्रांसफ़र क्या क्या है, तो जैसे हमने देखा कि किसी आप समझ लो कभी खाना पका रहे हो, शायद आप कुकिंग जानते हैं, कभी करा है या बस बैठ के घर पे खाते रहते हैं अम्मा के हाथ का। अगर आप कुकिंग करते हो तो कभी अगर आपने कढ़ाई में चम्मच छोड़ दिया, तो कढ़ाई का जो वो एंड है, जो सॉरी, चम्मच का जो एंड जो कढ़ाई में है वो ज़्यादा गर्म हो जाता है, मान लिया उसको डायरेक्टली हीट मिल रही है। बट उसका जो दूसरा एंड है, जहाँ से आप उसको पकड़ने वाले हो अपने हाथ से, अगर आपने गलती से छोड़ के भूल गए हो 10 मिनट बाद, तो आपको उसके दूसरे एंड पे भी अगर आप पकड़ने जाओगे तो वो चम्मच जो है वो काफ़ी गर्म आ चुका है और आपके हाथ जो है वो जल जाएगा। तो क्या हुआ है यहाँ पे? या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि गैस है और गैस के एक एंड पे आपने, या आपने चूल्हा जला के रखा हुआ है, और चूल्हे के ऊपर जो है आपने एक एंड पे एक चम्मच जो है, बड़ा वाला स्पून जो है, उसको गर्म कर रहे हो, तो उसका दूसरा एंड अपने आप गर्म आता है ना। तो बस क्या हो रहा है यहाँ पे, हीट जो है वो एक एंड से दूसरे एंड पे ट्रांसफ़र हो रही है ना। और वो कैसे हो रही है? कंडक्ट होके हो रही है। ये कंडक्शन क्या फंडा है, मैं पहले आपको ये समझा देता हूँ। कंडक्शन फंडा ऐसा है कि समझ लो यहाँ पे मैंने एक रॉड ली, पर्टिकुलरली मेटल रॉड ली, ठीक है, और इसके इस वाले एंड पे मैंने जो है हीटिंग स्टार्ट करा, इस वाले एंड पे। तो होगा क्या दोस्तों, अगर यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे ये फ्लेम जला के आपने रखी हुई है, ये ए वाला एंड जो है वो गर्म होने लगेगा। थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये हीट जो है वो इस तरफ बढ़ते बढ़ते, या इस ये थोड़ा सा, फिर ये पार्ट थोड़ी देर बाद गर्म होगा, फिर थोड़ी देर बाद यहाँ तक और ज़्यादा गर्मी पहुँचने लगेगी, और फिर ये वाला पार्ट भी जो है वो गर्म हो जाएगा। आपने चूल्हा यहाँ पे जलाया था, आपने फ्लेम जो है वो यहाँ पे जलाई थी, बट हीट जो है वो ये बी वाले एंड पे भी पहुँचने लगी। तो हीट जो है वो यहाँ से यहाँ पर जो है कंडक्ट होने लगी, इस तरफ जो इस डायरेक्शन में जो है वो कंडक्ट होके जाने लगी, है ना। बट जब हीट यहाँ से यहाँ जा रही थी, तो क्या एक्चुअल में कोई रॉड का पार्ट या कोई मॉलिक्यूल एक जगह से दूसरी जगह पे जाता रहे? बिल्कुल नहीं। एक्चुअल में मटेरियल
ए से बी में ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब मेटल का जो पार्ट ए पोजीशन में था वो गर्म हो चुका है और वो बी पे जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा। बस हीट सिर्फ और सिर्फ जो एनर्जी है, जो हीट है, वो ए से बी की तरफ जा रही है। यहाँ पर हमें ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि हीट, सिर्फ और सिर्फ हीट जो है वो ए से बी की तरफ जा रही है। कंडक्टर का या इस मीडियम का कोई भी जो पार्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है ना। तो जब डायरेक्टली बस एनर्जी फ्लो हो रही है तो हम उसको बोलेंगे हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन। तो व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ कन्वेक्शन? तो कन्वेक्शन में क्या होता है कि एक्चुअल में मटेरियल जो गर्म हो चुका है वो मटेरियल ही एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। जब ये टॉपिक आएगा तब हम इसको समझेंगे फ्रेंड्स। अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम कंडक्शन पे फोकस करने वाले हैं, है ना। अच्छा, ये कैसे होता है हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। चलो हम देखते हैं कि मान के चलते हैं दिस इज सम रॉड और ये यहाँ से इतना लंबा ये बी एंड तक, है ना, ये ए एंड से बी एंड तक मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। अब होगा क्या, जैसे ही मैं यहाँ पर फ्लेम जो है वो प्रोवाइड करना स्टार्ट करता हूँ दोस्तों, तो क्या होगा कि ये वाला जो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स है, दे विल स्टार्ट एब्जॉर्बिंग द हीट। कोई भी जो मॉलिक्यूल है वो, ये समझ लो वो मॉलिक्यूल है, वो अपने ही जगह पे क्या होता है, होते रहता है, वाइब्रेट होता है, ऑसिलेट हो रहा होता है। ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये इसका, ये जो है वो एक्सट्रीम पोजीशंस है ना, इक्विलिब्रियम और एक्सट्रीम में ई एक्स और ई क्यू ऐसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये वाइब्रेट हो रहा है, जैसे जैसे आप हीट दोगे तो ये इनका वाइब्रेशन और बढ़ते जाएगा। हमने पहले ही देखा कि कोई भी मॉलिक्यूल में, पर्टिकुलरली अगर सॉलिड्स हैं, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय वाइब्रेशन, ऑसिलेशन। गैस मॉलिक्यूल्स है तो उनमें ट्रांसलेटर इमोशन हो सकता है, रोटेशनल हो सकता है या वाइब्रेशनल हो सकता है। ये हमने बिल्कुल पहले ही, बिल्कुल हीट चैप्टर का फर्स्ट जो लेक्चर है उसी में हमने पढ़ा था। सॉलिड्स में सिर्फ क्या पॉसिबल है, वो मॉलिक्यूल अपने ही जगह पे ऑसिलेट कर जाए। ये यहाँ से मॉलिक्यूल यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से ये मॉलिक्यूल यहाँ जा रहा है। आप जैसे जैसे हीट दोगे तो इनका जो ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ते जाएगा दोस्तों, है ना। पहले अगर वो इतना ही, देखिए अगर स्टार्टिंग में वो बस यहाँ से इतना ही ऑसिलेट हो रहे थे, थोड़ी देर बाद ये हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन, थोड़ी देर बाद ये ऑसिलेशन जो है वो बढ़ के इतना हो जाएगा जब आप हीट प्रोवाइड करोगे। फिर थोड़ी देर बाद ये ऑसिलेशन और थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब उसकी एम्पलीट्यूड जो है वो इंक्रीज होते जाएगी दोस्तों। तो ये समझिए, जैसे जैसे हम हीट दे रहे हैं इनका जो एम्पलीट्यूड है ऑसिलेशन का वो इंक्रीज होते जाता है। और इस वजह से क्या होगा कि यहाँ का जो हमारा मॉलिक्यूल्स है या सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स है, इनका वाइब्रेशन बढ़ा। इन्होंने ये जो एनर्जी है वो कुछ लेवल पे अपने बाजू वाले क्रॉस सेक्शन में या बाजू वाले जो मॉलिक्यूल्स है उनको ट्रांसफर कर दी। फिर इसने क्या किया, इनका भी अपना वाइब्रेशन ऐसे बढ़ते चला गया, ये वाइब्रेशन बढ़ रहा है। तो फिर थोड़ी देर बाद ये काइनेटिक एनर्जी जो है वो यहाँ अपने बाजू वाले सेक्शन में ट्रांसफर कर दी। फिर जो काइनेटिक एनर्जी जो है वो इसके और आगे बढ़ती चली गई। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होते जा रही है ना, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में। बस यही है आपका फंडा कि कैसे हीट कंडक्ट हो रही है एक जगह से दूसरी जगह पे। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल जो इस क्रॉस सेक्शन में था वो दूसरे जगह पे नहीं जाता, वो अपने ही जगह पे वाइब्रेट होता है और इन दिस वाइब्रेशन दे ट्रांसफर द एनर्जी टू देयर नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, है ना। शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है अभी कि हीट ट्रांसफर भाई कंडक्शन कैसे हो रहा है, कंडक्शन के थ्रू हीट की ट्रांसफर कैसे हो रही है फ्रेंड्स, है ना। अगर आपको नहीं समझा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको इसको दोबारा समझा दूंगा, या फिर आप एक बार और वीडियो देख लीजिएगा अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो, है ना। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, जो न्यू मॉलिक्यूल्स है जो, या फिर जो पहले जो यहाँ पे वाइब्रेट हो रहे थे, वो वाइब्रेशन की अपनी काइनेटिक एनर्जी बाजू वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर ये अपने लेवल पे वाइब्रेट होने लगते हैं, फिर ये अपनी एनर्जी और उसके बाजू वाले को ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर ये वाले उसके बाजू को, और फिर एंड दिस गोज ऑन। वो अपने जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हैं उनको जो है वो एनर्जी कंटिन्यूसली ट्रांसफर करते रहते हैं।
और वो और वायलेंटली, मतलब जो नेबरिंग मॉलिक्यूल्स है वो वायलेंटली वाइब्रेट होने लगते हैं। ये वायलेंट वाइब्रेशन और बाजू वाले को दिया जाता है, एंड दिस इज हाउ द हीट इज कंडक्टेड बाय द कंडक्शन। चलो ठीक है, तो हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन आपको समझ में आ गया। अब हम एक और बहुत ही मज़ेदार बट इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं। मैंने कंडक्शन पार्ट समझाया, इसको मान के चलिए कि कंडक्शन के अंडरस्टैंडिंग को अगर मैं ए नाम देता हूँ, तो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पार्ट है वो है आपको कॉन्सेप्चुअली समझना होगा व्हाट डू वी मीन बाय स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट क्या कॉन्सेप्ट है, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, है ना। तो थोड़ा और कंसंट्रेट होके ध्यान दीजिए, व्हाट डू वी मीन बाय स्टेडी स्टेट। कोई भी जो ये बार हमने देखा वो कैसे बना है फ्रेंड्स, वो बना है, ये जो बार्स बने हैं वो ऐसा मान के चलिए कि बहुत सारे क्रॉस सेक्शंस को जोड़ जोड़ के बनाए हुए हैं। मतलब मान के चलते कि यहाँ पे मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये बार का पहला क्रॉस सेक्शन है, इसको फिर हमने क्या किया, एक नेबरिंग क्रॉस सेक्शन जोड़ दिया। मैं अब कलर चेंज कर रहा हूँ। फिर इसको हमने क्या किया, और एक क्रॉस सेक्शन एरिया जोड़ दिया। फिर हमने क्या किया, और एक नया क्रॉस सेक्शन एरिया जोड़ दिया सेम मटेरियल का, ऐसे। फिर हमने क्या किया, और एक जोड़ दिया। तो देखिए एक बार जो है वो यहाँ से यहाँ तक जनरेट हो गया लेंथ एल का। तो यहीं पे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ कि ये इसके बाजू वाला, फिर ये इसके बाजू वाला, एंड अगेन लाइक दिस। तो हम बस क्रॉस सेक्शंस जोड़ते चले जा रहे हैं फ्रेंड्स, है ना, क्रॉस सेक्शंस जोड़ते चले जा रहे हैं, और उस वजह से क्या बन रहा है, एक लंबा बार, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का बार बन रहा है ना। अब क्या होने वाला है यहाँ पर कि जैसे मैं इस वाले सेक्शन को हीट करता हूँ, यहाँ पे मैंने जो है हीटिंग लैंप रख दिया, है ना, और जैसे ही मैंने यहाँ पे हीट किया, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है इसने अपनी एनर्जी जो है पूरी एब्जॉर्ब कर ली, वो वाइब्रेट होने लगा, वो अपने अपने पॉसिबल एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट होने लगा। फिर ये जो ब्लू में जो दिख रहा है, इसने क्या किया, ब्लू वाले ने थोड़ी सी एनर्जी जो है ये बाजू वाले को दे दी, है कि नहीं। अब ये हीटअप होने लगा। अब ये क्रॉस सेक्शन ने क्या किया, और थोड़ी एनर्जी जो है वो इसको दे दी। फिर इसने क्या किया, फिर ये एनर्जी इसको दे दी, एंड देखो एनर्जी कैसे आगे जाके कंडक्ट हो रही है। बट अब मैं सबको नेमिंग करने जा रहा हूँ। ये जो पहला वाला क्रॉस सेक्शन है, ये वाला, इसको मैं कुछ नाम देता हूँ ए। उसके बाजू वाला जो रेड वाला है, इसको मैं नाम देता हूँ बी। ये उसके बाजू वाला, ये सिर्फ रेड रेड को अब देखते चलिए, ये होगा आपका सी, फिर ये होगा आपका डी। मान के चलिए कि ए इज रीचिंग देयर मैक्सिमम टेम्परेचर पॉसिबल एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग हीट टू देयर नेबरिंग क्रॉस सेक्शन, बाजू वाले क्रॉस सेक्शन को देते जा रहे हैं। अब ये जो बाजू वाला, ये जो बी वाला जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये भी अपना मैक्सिमम टेम्परेचर अटेन कर लेगा, बट वो ए के इक्वल नहीं होगा, वो ए से थोड़ा सा कम होगा। बात को समझिए, सब पहले हमने जहाँ पे हीट दी वो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर अटेन करता है, और अब इससे ज़्यादा वो टेम्परेचर अटेन नहीं कर पा रहा है। क्या हो रहा है, वो बाजू वाले को हीट दे दे रहा है। बाजू वाला भी क्या कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ते गया और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पहुंचा, फिर उसने और अपने बाजू वाले को दे दिया, वो और उसके अपने बाजू वाले को। बट हर क्रॉस सेक्शन का अपना जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर है। देखो क्या हो रहा है यहाँ पे कि temperature of each cross section after some time reaches a state when temperature at each cross section of the bar becomes constant though different for different cross sections। मतलब अब हर क्रॉस सेक्शन का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाएगा, अब वो बढ़ेगा नहीं, अब वो कांस्टेंट हो जाएगा। मतलब इसका कुछ बढ़ा हो गया, अभी इसका कांस्टेंट रीच हो गया, फिर उसके बाजू वाले का कुछ और बढ़ा, फिर ये बढ़ के कांस्टेंट हो गया, फिर ये बढ़ गया और ये भी कांस्टेंट हो गया, बट इसके हर कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग है। मतलब ए वाले का समझ लो टेम्परेचर अगर कुछ 90 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचा होगा, तो हो सकता है कि बी वाले का 70 पे ही पहुंचेगा, 70 से ज़्यादा वो नहीं बढ़ने वाला। सो जो सी का है वो 60 पे ही पहुंचेगा, डी का जो है वो 50 पे ही पहुंचेगा। यहाँ पे अगर मैं ई वाला क्रॉस सेक्शन ले लूँ तो ये शायद 40 पे ही पहुंचेगा, और इसका तो हो सकता है जो एंड वाला क्रॉस सेक्शन है वो सिर्फ 20 पे ही पहुंचे।
मतलब मैक्सिमम ये इतना ही टेम्परेचर अटेंड करेंगे। और एक बात समझिए कि ये वाला हर क्रॉस सेक्शन का अपना मैक्सिमम है, हर क्रॉस सेक्शन का अपना मैक्सिमम अलग अलग है। मतलब ई वाले का क्रॉस सेक्शन का मैक्सिमम टेम्परेचर इट कैन रीच इज 40 डिग्री, वो कभी 50 नहीं होने वाला। बट इस सेक्शन का यही, इस सेक्शन का अलग, हर एक क्रॉस सेक्शन का डिफरेंट टेम्परेचर। और जब ये स्टेट पहुंच जाएगी, जब स्टेडी स्टेट पहुंच जाएगी, तब की बात मैं आपको बस समझाना क्या चाह रहा था, तब क्या होगा कि आपने जितनी भी एनर्जी, हीट एनर्जी ए से दी, वंस द मटेरियल और द बार रीचेस द स्टेडी स्टेट कंडीशन, अगर मटेरियल ऑफ द बार रीचेस द स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो क्या होने वाला है फ्रेंड्स, जितनी भी आप एनर्जी इसमें से दोगे वो पूरी की पूरी एनर्जी अब बाहर आने लगेगी। जितनी आपने ए एंड से दी उतनी वो पूरी की पूरी जो है वो जेड एंड से बाहर, ये आखिरी वाला मान के चलते जेड एंड है, ए से लेके जेड तक। जितनी एनर्जी आपने दी वो यहाँ पर पूरी की पूरी बाहर आने लगी। मैं एक बार फिर आपको स्टेडी स्टेट कंडीशन समझाने जा रहा हूँ बिल्कुल शॉर्टकट में, अगर नहीं समझा हो तो। यहाँ पे क्या होने वाला है, चलो देखते हैं थोड़ा सा फ्रेंड्स। ये है आपका एक बार और ये मैंने ड्रॉ करा। ये बार कैसे बना हुआ है, तो ये बार जो है छोटे छोटे क्रॉस सेक्शंस को जोड़ के, मैं इसको अगर आपको थोड़ा सा विजुअलाइजेशन दूं ना फ्रेंड्स, तो ऐसा है कि एक एक सिक्के को हम रखते चले गए। सिक्के जो होते हैं ना कॉइन्स, वो एक दूसरे के ऊपर रखते चले गए, और जब लंबा एक ऐसा पिलर बन गया उन सिक्कों का, तो क्या हो गया, वो एक बार की तरह हो गया। और हर एक सिक्का एक क्रॉस सेक्शन है ना। तो मान के चलते हैं कि जो ब्लू वाला है वो 10 रुपए का है, जो रेड वाला है वो 5 रुपए का सिक्का है। अब यहाँ पे मैं फिर एक बार 10 रुपए का सिक्का रख देता हूँ, ये एक क्रॉस सेक्शन। फिर इसके बाजू में फिर एक बार मैं क्या कर रहा हूँ, 5 रुपए का रख देता हूँ, ये एक क्रॉस सेक्शन। फिर इसके बाजू में, और इस तरीके से ये बनते जा रहा है दोस्तों। आप समझ रहे हो कैसे ये बार कैसे बनी है। अब अगर मैं इसको हीट दूंगा, अगर मैं इसको अब हीट दूंगा, तो यहाँ पे ना जो मैंने ए एंड पे जो हीट दी है फ्रेंड्स, ए एंड पे, ये 3 तरीके से यूटिलाइज हो सकती है ना। हीट कैसे कैसे यूटिलाइज हो सकती है मैं ये आपको बता रहा हूँ कि इसमें से कुछ पार्ट जो है वो क्रॉस सेक्शन खुद एब्जॉर्ब करेगा और वो खुद का टेम्परेचर बढ़ाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हीट गिवन टू ए is utilized in 3 ways, in 3 ways। क्या होगा, पहला, part of heat is used in increasing temperature of A, increasing temperature of A, पहला पार्ट। दूसरा, some energy is radiated through surface area। रेडिएट हो गई मतलब आप जानते हो कि जैसे आपने बहुत गर्म कोई लोहे का अगर वो रखा टुकड़ा बहुत गर्म, तो उसके थोड़े से डिस्टेंस पे भी आपको हीट उसकी महसूस होती है ना, तो वो सरफेस एरिया से अपनी हीट जो है वो रेडिएट, ऐसे वो रेडिएट कर रहा होता है। बट हमें ना ये रेडिएशन का अभी कुछ लेना देना नहीं था। और फिर जो रिमेनिंग एनर्जी है, रिमेनिंग एनर्जी इज ट्रांसफर्ड, रिमेनिंग एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू एडजेसेंट क्रॉस सेक्शन। आपको समझा कि 3 तरीके से ये जो हीट है वो यूज हुई थी। कैसे, तो पहले ये ए ने खुद एब्जॉर्ब कर ली और इसने खुद का अपना कुछ टेम्परेचर चढ़ा लिया, बढ़ा दिया। पहले ये 0 डिग्री सेल्सियस पे था, अब उसने कुछ 100 डिग्री सेल्सियस पे अपना टेम्परेचर रेज कर लिया। तो जो हमने हीट दी थी उसमें से कुछ एनर्जी अपना टेम्परेचर इंक्रीजिंग द टेम्परेचर में चला गया, कुछ एनर्जी तो लॉस हो गई सराउंडिंग में ड्यू टू रेडिएशन, और जो बची हुई है अब वो बाजू वाले को देगा। अब बाजू वाला क्या करेगा, उसका भी जो है
खुद का टेम्परेचर बढ़ाएगा। तो मैंने क्या कहा था आपको, ए का जो टेम्परेचर है वो मान के चले 100 डिग्री सेल्सियस पे बढ़ा। अब ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, बट जो एडजेसेंट क्रॉस सेक्शन है, मैं ये वाला थोड़ा दूर वाला क्रॉस सेक्शन ले रहा हूँ, ये इसको बी नाम देता हूँ फ्रेंड्स, ये वाला जो है। और जब इसने ट्रांसफ़र करके ये बी वाले को जब एनर्जी गई तो इसने भी अपना टेम्परेचर रेज किया। मेरा क्या कहना है कि क्या ये 100 तक करेगा? नहीं, ये 100 तक नहीं करेगा, ये 100 से थोड़ा कम, मान के चलते 90 डिग्री सेल्सियस तक ही अपना टेम्परेचर रेज करेगा, ये इससे ज़्यादा कर नहीं पाएगा। ये भी, इसने भी क्या करा एक्चुअल में, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, कुछ रेडिएट किया और कुछ बाजू वाले को फिर दे दिया, और फिर से ये सी को ट्रांसफ़र कर देता है। जब सी को ट्रांसफ़र करता है तो हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए कि इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा, है ना। पहले पूरी रॉड 0 पे थी, अब ये वाले एंड का 100 है, इसका 90 है, और इसका कितना हो जाएगा दोस्तों, मान के चलते 70 डिग्री। फिर ये 70 वाला जो है ये सबसे एंड वाले डी वाले को देगा, तो ये 50 डिग्री सेल्सियस। बट ये जो सी क्रॉस सेक्शन है ये कभी 70 से ऊपर नहीं जाएगा, और ये जो डी क्रॉस सेक्शन है ये कभी 50 से ऊपर नहीं जाएगा, ए वाला 100 से। और जब ये स्टेट पहुंच जाए कि हर क्रॉस सेक्शन अपने मैक्सिमम टेम्परेचर पे पहुंच गया, जब ये स्टेट रीच हो जाएगी, when each cross section will reach its maximum temperature, it will reach its steady state condition। समझे? ये आप समझे क्या? The temperature of each cross section increases, and after some time state is reached when temperature at each cross section of the bar becomes constant, though different for different cross section, है ना। इसी को स्टेडी स्टेट कहते हैं। मैं इसको लिख दे रहा हूँ ताकि आप कभी भी आगे जाके नोट्स बना के पढ़ो तो आपको ध्यान में रहे। व्हेन हीट, मैं इसको स्टेडी स्टेट का एक थ्योरेटिकल पार्ट करके लिख रहा हूँ, स्टेडी स्टेट। व्हेन टेम्परेचर ऑफ ईच क्रॉस सेक्शन increases after some time, दोस्तों देखिए, after some time a state is reached, a state is reached। कौन सी स्टेट रीच हो रही है कि अब उससे आगे जो है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ा सकता। स्टेट इज रीच्ड व्हेन each cross section of the bar becomes, the temperature of each cross section of the bar, temperature of each cross section of bar becomes constant। हर क्रॉस सेक्शन का जो है वो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, दो। बट इसका क्या मतलब है कि हर क्रॉस सेक्शन का इक्वल हुआ क्या? नहीं, बिल्कुल हर क्रॉस सेक्शन का अलग है, बट वो अपने अलग वाले लेवल पे कांस्टेंट हो गया, बिकम्स कांस्टेंट, दो डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन, डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉस सेक्शन। इसी जो फंडे को जो है वो स्टेडी स्टेट कहते हैं। हमें समझना क्या है, स्टेडी स्टेट का क्या कंक्लूजन निकालना है दोस्तों, ये ज़्यादा ज़रूरी है। स्टेडी स्टेट का कंक्लूजन क्या है कि जब स्टेडी स्टेट में होगा, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, व्हेन इन स्टेडी स्टेट, इसका कंक्लूजन आपको क्या निकालना है, व्हेन इन स्टेडी स्टेट क्या होने वाला है, नो हीट इज एब्जॉर्ब बाय द बार, है ना, कोई हीट जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होने वाली, एंड द हीट एंटरिंग द रॉड एट वन एंड बिकम्स इक्वल टू दैट लीविंग द रॉड एट द अदर एंड। व्हेन इन स्टेडी स्टेट हम बोलेंगे सीधा हीट एंटरिंग ए बार क्या होने वाला है, इक्वल टू हीट लीविंग द बार, है ना। हीट जो एंटर कर रही है विल बिकम इक्वल टू हीट लीविंग द बार। मतलब समझ के चलते हैं कि अगर मैं इस रॉड को ड्रॉ करता हूँ और ये स्टेडी स्टेट में है, ये किस में चला गया बच्चों, स्टेडी स्टेट कंडीशन में चला गया, मतलब हर क्रॉस सेक्शन का अपना मैक्सिमम टेम्परेचर रेज हो गया और उससे ज़्यादा नहीं होने वाला, हर क्रॉस सेक्शन का अलग भी है। अगर मैं क्यू अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से दूँ तो यहाँ से बाहर आने वाली हीट भी कितनी होगी, क्यू ही होगी, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट था स्टेडी स्टेट के बारे में।
होपफुली आप इसको बहुत अच्छे से समझ चुके हो। अब जो है हम लॉ ऑफ कंडक्शन देखते हैं, और यहाँ से अब हमारा मैथमेटिकल जो झमेला है वो स्टार्ट होता है। आप तो जानते हो यार, मैथ्स तो आना ही है फिजिक्स से। तो लॉ ऑफ कंडक्शन क्या होने वाला है? अरे ये बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, ये पढ़ लोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से कर पाओगे, तो टीडियस क्वेश्चंस होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, मान के चलेंगे कि ये एक बार है, एंड दिस बार जो है वो स्टेडी स्टेट कंडीशन में है। ये जो बार हमने लिया वो कौन से कंडीशन में है फ्रेंड्स? स्टेडी स्टेट। इसका ये वाला जो एंड है वो θ1 टेम्परेचर पे है, और ये जो दूसरा वाला एंड है ये मैं ए एंड लेता हूँ, और ये जो है वो बी एंड लेता हूँ, और इसका टेम्परेचर कितना है दोस्तों? θ2। और हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं कि θ1 इज ग्रेटर देन θ2। मतलब क्या है, ये वाला जो एंड है वो हायर टेम्परेचर पे है, और ये वाला जो एंड है वो लोअर टेम्परेचर पे है। मुझे बताइए कहाँ से कहाँ हीट होगी फ्लो? अरे सर ये भी कोई क्वेश्चन है? हीट तो ऑब्वियसली हायर से लोअर ही होगी। तो जो हीट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी फ्रेंड्स, ए से लेके बी तक, क्योंकि ए हायर पे है, θ1 हायर पे है, और θ2 लोअर टेम्परेचर पे है। तो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में जो है वो हीट फ्लो हो रही है फ्रेंड्स, है कि नहीं? अब यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, कितनी कैसे हीट हीट फ्लो होने का क्या रेशो है, या क्या फॉर्मूला है? तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग through this rod, it is directly proportional to area of cross section of rod। कितनी हीट फ्लो होती है तो वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं यहाँ पे ना ए और बी एंड ना लेते हुए एक्स और वाई एंड ले रहा हूँ, नहीं तो वो ए को एरिया मानने वाला है ना अपन इसके लिए। अब Q is proportional to area of cross section। It is also proportional to difference of temperature। कितना ज़्यादा डिफरेंस है, मतलब ये अगर ये समझ लो 60 पे और ये 50 पे है तो सिर्फ 10 का डिफरेंस है। बट अगर वही x वाला जो एंड है वो 100 पे है और y वाला जो एंड है वो 20 पे है, तो कितने का हो जाएगा? 80 का डिफरेंस। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस उतनी ज़्यादा हीट फ्लो होगी फ्रेंड्स। तो अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, difference of the temperature between two ends, और the amount of time for which the heat is flowing। जितना ज़्यादा वक्त हीट फ्लो होने देंगे उतनी ज़्यादा हीट फ्लो होगी। एंड इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लंबाई जो है वो रॉड की, जितना ज़्यादा लंबा रॉड उतना कम हीट यहाँ से यहाँ पे पहुँच पाएगी। तो ये हो गया आपका। तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट ले आएंगे और उसको बोलेंगे के। K is the constant, तो K into A into θ1 minus θ2 upon length L into time T, है ना? और इसको जो है वो हम कहते हैं, K को जो है हम लिखते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, मतलब ये जो K है इसकी जो वैल्यू है वो हर मेटल के लिए, हर मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहने वाली है। तो K स्टैंड्स फॉर थर्मल कंडक्टिविटी। इसको बहुत ही अच्छे से याद करके रख लीजिएगा। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है वाट पर मीटर पर केल्विन। तो SI यूनिट जो है K का क्या है दोस्तों? वाट पर मीटर पर केल्विन। CGS यूनिट क्या होगा आप ही बता सकते हो, और है ना CGS यूनिट, बोलिए क्या होगा CGS यूनिट? कौन बताएगा? बिल्कुल सही पहचाना। अगर आप CGS यूनिट जानना चाहते हो तो वो क्या होगा? कैलोरी पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस। फ्रेंड्स क्या है, बहुत आसान है ये तो K स्टैंड्स फॉर थर्मल कंडक्टिविटी, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अब हमारा बन चुका है। इस फॉर्मूले को आप ऐसे कभी याद मत रखिएगा, एक अल्टरनेट वे से मैं इस फॉर्मूले को बता रहा हूँ। इस टाइम T को जो है वो नीचे से ले आइए, Q के नीचे, वो हो जाएगा Q अपॉन T इज इक्वल टू K इंटू A इंटू θ1 माइनस θ2 अपॉन लेंथ L। ऐसे आप इसको याद रखिए Q अपॉन T के फॉर्म में। और इसको और एक इसमें कि अगर अमाउंट ऑफ, मतलब एकदम डिफरेंशियल अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हो रही है, तो मैं इसको dQ बाई dt लिख देता हूँ, dQ बाई dt। dQ बाई dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ K इंटू A इंटू चेंज इन द टेम्परेचर अपॉन चेंज इन द
लेंथ डी थीटा बाय डी एक्स। यहाँ बात ध्यान में रखिए कि नेगेटिव साइन क्या बता रहे हैं, ये एक बात, बट ये डी थीटा बाई डी एक्स क्या है वो समझ लेते हैं। डी थीटा बाई डी एक्स है टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या, आपको याद है हमने ग्रेडियंट और कहाँ कहाँ पढ़ा है? अच्छे से याद है क्या दोस्तों? कहाँ पढ़ा है याद करिए। हमने विस्कोसिटी में पढ़ा है ग्रेडियंट, है ना। वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम का एक कॉन्सेप्ट है। क्या आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट, पहले वो समझने की कोशिश करते हैं, है ना। बहुत सारे जगह पे टेम्परेचर ग्रेडियंट का किस्सा आता है। दोस्तों टेम्परेचर ग्रेडियंट आपका मतलब ये θ1 माइनस θ2 अपॉन L मान लीजिए, या डी थीटा बाई डी एक्स इज ऑल्सो टेम्परेचर ग्रेडियंट। ये है क्या? ये कहता है कि कितने अमाउंट में टेम्परेचर चेंज होता है। मतलब मान के चलो कि ये एक एंड है इसका और ये एक दूसरा एंड है। इस रॉड का कुछ मैंने पार्ट कंसिडर कर लिया, यहाँ पे कुछ θ1 टेम्परेचर है, यहाँ पे कुछ θ2। तो कितने डिस्टेंस में कितने अमाउंट का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, चेंज इन द टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मान के चलो कि ये आपका dx डिस्टेंस है ना। तो हमने देखा कि डी थीटा जो है इट इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 अपॉन dx, अपॉन दिस डिस्टेंस dx इज योर टेम्परेचर ग्रेडियंट। मतलब कितना टेम्परेचर कितने डिस्टेंस में कितने लेंथ के बाद चेंज हो रहा है। हमने वेलोसिटी ग्रेडियंट भी वैसे ही देखा था कि वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द लेयर एट द बॉटम, जो कि स्टेडी में थी। अगर आप याद है तो उसको याद कर लीजिए, तभी ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा आसान आपको लगेगा, है ना। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है? चेंज इन द टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस है। समझ में आया क्या आपको फ्रेंड्स? टेम्परेचर ग्रेडियंट। और माइनस साइन क्या बताएगा? बोलिए आप, माइनस साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि जैसे जैसे हम डिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हैं, दूर जाते जा रहे हैं एक एंड से दूसरे एंड पे, टेम्परेचर का जो डिफरेंस है वो कम होते जा रहा है, डिक्रीज होते जा रहा है। सो नेगेटिव साइन जो है वो उसी के लिए स्टैंड करता है। मैं यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ फ्रेंड्स, नेगेटिव साइन किस चीज के लिए स्टैंड करेगा? स्टैंड्स फॉर, नेगेटिव साइन क्यों हमने लगाया है? विद इंक्रीज इन डिस्टेंस टेम्परेचर थीटा डिक्रीजेस, विद इंक्रीज इन डिस्टेंस। नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव साइन स्टैंड्स फॉर विद इंक्रीज इन डिस्टेंस टेम्परेचर डिक्रीजेस। दोस्तों मैंने कहीं तो भी किचड़ कचड़ करके लिख दिया, आप भी मतलब उसको अच्छे से नोट बना के लिखिएगा। यहाँ इस ब्रैकेट में लिख रहा हूँ मैं इसको, क्योंकि इसी पेज में मुझे लिखना था। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जैसे जैसे हम एक एंड से दूसरे एंड की तरफ बढ़ते जाएंगे टेम्परेचर जो है वो कम होते जाएगा। और टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है आपका? डी थीटा बाय डी एक्स। समझ में आ गया? तो नेगेटिव टेम्परेचर ग्रेडियंट है, उधर भी नेगेटिव वेलोसिटी ग्रेडियंट था फ्लूइड मैकेनिक्स में। नाउ ये आपको ध्यान में आ गया, तो आपको फॉर्मूला कौन सा नोट करना है मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो आपका Q अपॉन T है, इसको हम कहते हैं हीट करंट। इसका एक नाम रहेगा, हीट करंट। जैसे हम इलेक्ट्रिक करंट को मानते हैं ना, आपने 10th में पढ़ा है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है, वैसे ही हीट का भी करंट फ्लो होता है। और इसी को हम दूसरा एक तरीका dQ बाई dt भी लिख सकते हैं दोस्तों, है ना। तो चलो मैं ऑर्गेनाइज करके लिखता हूँ हीट करंट। कैसे याद रखोगे हीट करंट को? तो Q अपॉन T इज योर हीट करंट, अमाउंट ऑफ हीट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, है ना। हीट करंट क्या है दोस्तों? अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं? Q अपॉन T को आप जानते हो, थर्मल कंडक्टिविटी K इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इंटू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर θ1 माइनस θ2, बहुत सारे T1 माइनस T2 लिखते हैं, अपॉन लेंथ ऑफ द सेक्शन। और अगर मैं इसी को dQ अपॉन dt लिखूं तो भी क्या लिख सकते हैं? ये माइनस होगा, हर बार क्या होगा? ये माइनस। सो माइनस K इंटू A इंटू डी थीटा अपॉन
डी एक्स इज द डिस्टेंस, मतलब लेंथ ऑफ द रॉड, अक्रॉस लेंथ ऑफ द रॉड वाला डिस्टेंस। सो क्यू अपॉन टी, तो θ1 माइनस θ2 बाय एल। डी क्यू बाई डी टी भी हीट करंट ही है, इसको एच से हम सिंबलाइज करने वाले हैं हीट करंट को एच से, तो एच इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी माइनस के इंटू ए इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। इसमें से ये वाला टेम्परेचर ग्रेडियंट, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये के, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज इन टेम्परेचर अपॉन लेंथ। हर कांस्टेंट को आप बहुत अच्छे से यहाँ पे याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसी फॉर्मूले के ऊपर हमारा पूरा जो है अगला वाला चैप्टर या रिमेनिंग जो पोर्शन है वो अब डिपेंड करता है। तो अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स, और वो है थर्मल रेजिस्टेंस। क्या कॉन्सेप्ट है? थर्मल रेजिस्टेंस। क्या है ये कॉन्सेप्ट थर्मल रेजिस्टेंस का? अरे बहुत आसान है। आपको ओम्स लॉ याद है? 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। क्या है दोस्तों ओम्स लॉ? ओम्स लॉ से कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं हम। ओम्स लॉ कहता है वोल्टेज इज इक्वल टू करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है दोस्तों? अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट। पोटेंशियल डिफरेंस माने वोल्टेज इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये आपको याद है अच्छे से। तो करंट का फॉर्मूला क्या बना? V इज इक्वल टू या I इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन R डिवाइड बाय R है। ओम्स लॉ को आप याद कर लीजिए। V इज इक्वल टू आई आर, देयरफॉर I इज इक्वल टू V अपॉन R। अब आते हैं हम थर्मल रेजिस्टेंस। जैसे कि करंट का रेजिस्टेंस था वैसे ही हीट का भी रेजिस्टेंस होगा। कैसे? आप कैसे इसको समझोगे? देखिए, मेटल की कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छे से हीट को वो कंडक्ट कर सकता है मेटल। बट क्या नॉन मेटल लाइक प्लास्टिक भी वैसे ही कंडक्ट करता है? तो नहीं, प्लास्टिक हीट को उसी तरीके से कंडक्ट नहीं कर सकता, उतना फास्ट कंडक्ट नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि प्लास्टिक ऑफर्स मोर रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ हीट करंट एंड मेटल ऑफर्स लो रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ हीट करंट। मतलब उसकी जो कैपेसिटी है कोई भी मटेरियल की हीट को फ्लो कराने की, वो कम या ज़्यादा हो सकती है। तो मेटल का जो हीट रेजिस्टेंस है या थर्मल रेजिस्टेंस है वो कम है, और प्लास्टिक का जो है या नॉन मेटल्स का जो है वो ज़्यादा है। अगर हीट रेजिस्टेंस मतलब सॉरी थर्मल रेजिस्टेंस ज़्यादा रहा, इसका मतलब हीट जो है वो ज़्यादा कंडक्ट नहीं कर सकती, या रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसके लिए। जैसे करंट का रेजिस्टेंस वैसे ही हीट का रेजिस्टेंस है फ्रेंड्स। तो चलो एक कंपैरिजन में लाते हैं। हमने हीट करंट का फॉर्मूला क्या लिखा? हीट करंट का फॉर्मूला लिखा है Q अपॉन टी इज इक्वल टू के इंटू ए अपॉन एल इंटू चेंज इन द टेम्परेचर। यहाँ पे दिख रहा है क्या? θ1 माइनस θ2, यही फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना दोस्तों। तो चेंज इन द टेम्परेचर को मैं शॉर्टकट में डेल थीटा लिख देता हूँ, चलेगा? मैं एक बार ऐसे लिख देता हूँ कि डेल थीटा को मतलब क्या है ये डेल थीटा? तो θ1 माइनस θ2 चेंज इन टेम्परेचर लिखा है मैंने दोस्तों। और अगर ये हीट करंट है तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिखूं, डेल थीटा अपॉन रेजिस्टेंस आर, हीट रेजिस्टेंस आर। अगर मैं यहाँ पे देखो, अब ओम्स लॉ को और इस वाले को मैं अगर कंपेयर करूंगा, इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा इन दोनों को, तो इसका जो हमारा कंक्लूजन है वो निकलेगा दैट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये जो पूरी टर्म है ये ना, देखो 1 अपॉन आर इज इक्वल टू क्या है? के ए बाय एल है ना, एंड देयरफॉर जो है आपका जो हीट रेजिस्टेंस है, थर्मल रेजिस्टेंस है आर, वो क्या होने वाला है? एल अपॉन के इंटू ए, एल अपॉन के इंटू ए। ध्यान में आया? बस ओम्स लॉ को I इज इक्वल टू वी अपॉन आर, वी स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, आर स्टैंड्स फॉर रेजिस्टेंस, आई स्टैंड्स फॉर करंट। यहाँ पे हीट करंट H इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर अपॉन रेजिस्टेंस। तो ये जो 1 अपॉन आर को और इस वाले फॉर्मूले को अगर आप कंपेयर करोगे, देखो डेल थीटा अपॉन आर लेना है तो आर क्या होगा? ये एल अपॉन के इंटू ए। आर ये हो गया आपका थर्मल रेजिस्टेंस। समझा क्या आपको? तो थर्मल रेजिस्टेंस और एक्चुअल में जो हमारा करंट रेजिस्टेंस है वो एक जैसा ही कॉन्सेप्ट है। आप इसको अच्छे से याद करके है ना रख लीजिए, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए जो है मैं इस लेक्चर को यहीं रोकता हूँ, और
कल जो है अगले लेक्चर में हम इसका सीरीज और पैरेलल, जैसे रेजिस्टेंस में सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, वैसे ही यहाँ पर भी सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आएंगे। आपने 10th में पढ़ा है कि सीरीज रेजिस्टेंसेस, पैरेलल रेजिस्टेंसेस, हमने भी फाउंडेशन क्लास में उसको रिपीट करा था। तो यहाँ पे आप उसको थोड़ा सा लगे तो रिवाइज कर लीजिएगा। सीरीज में रेजिस्टेंसेस क्या होते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3। पैरेलल में क्या होता है, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सिमिलर यहाँ पे ऐसा ही कॉन्सेप्ट आने वाला है। कल मैं इसको डिटेल में लूँगा, कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस लूँगा, तो कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। फ्रेंड्स, आपको कुछ भी तकलीफ आप फेस करते हो ऑनलाइन लेक्चर्स में तो आप मुझे ज़रूर बताइए, बिना डरे बिना हिचके। और अगर आपको कुछ अच्छा बुरा जो कुछ कहना है वो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ज़रूर डालिए। मुझे अच्छा लगा कि पिछली बार आपके बहुत सारे कमेंट्स आए और बहुत एक हेल्दी एक फ़नी सा डिस्कशन हमारा चला व्हाट्सएप पे। ऐसे ही हमारे डिस्कशन चलते रहने चाहिए। बी इन टच एंड हैव अ नाइस डे। अब आपको आज तो इस बार तो 2 दिन के लिए आपको बिल्कुल घर के अंदर रहना है दोस्तों। क्यों, तो आप जानते हो 2 दिन के लिए आप बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलेंगे अब। थैंक यू वेरी मच।